अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जुमे से शुरू होने वाले कांग्रेस के 25वें कन्वेंशन की तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। मुल्क भर से कांग्रेस कायदीन छत्तीसगढ़ पहुंचने लगे हैं। छत्तीसगढ़ हुकूमत और रियासती कांग्रेस ने सभी कायदीन के ठहरने, आमद-ओ-रफ्त और सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। कन्वेंशन में 15,000 से ज्यादा कांग्रेस कायदीन के जमा होने की उम्मीद है। कन्वेंशन से एक दिन कबल आज कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंचे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी 24 फरवरी को और प्रियंका गांधी 25 फरवरी को रायपुर पहुंचेंगी। सहरोजा कन्वेंशन में कई अहम उमूर पर फैसले लिए जाएंगे। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मीटिंग में इसी साल होने वाले असेंबली और 2024 के लोकसभा इंतखाबात पर सलाह मशवरे के साथ ही मुहिम का एक खाका भी तैयार किया जाएगा। कन्वेंशन में रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि इंतखाबी मैदान में कांग्रेस पार्टी किस अंदाज में उतरेगी। कन्वेंशन के आखिरी दिन यानी 26 फरवरी को एक जलसे आम का भी इनेकाद अमल में आएगा। आसाम पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुम्मे को जुमेरात को कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसके अलावा रियासतों में उनके खिलाफ दर्ज FIRs को यकजा करने की दरखास्त पर आसाम और यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह और जस्टिस PS नरसिम्हा पर मुश्तमिल बेंच खुसूसी तौर पर 3 बजे इस मामले की समाअत के लिए जमा हुई, जबकि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दोपहर 2 बजे इस मामले का तस्करा किया था। पवन खेड़ा पर इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाज़ेबा तबसरा किया था, जबकि पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत उज़्मा में कहा कि पवन खेड़ा ने जो बयान दिया था वो ज़बान का फिसलना था और उन्होंने फौरी तौर पर माजरत भी कर ली थी। ख्याल रहे कि पवन खेड़ा को आज दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो कांग्रेस कन्वेंशन में शिरकत के लिए रायपुर रवाना होने वाले थे। उनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और पार्टी कायदीन ने एयरपोर्ट पर धरना भी दिया, जबकि सीनियर कायदीन ने गिरफ्तारी को तानाशाही करार दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिस पर बाद अज़ान समाअत की गई। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, बीजेपी नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये वही आसाम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। ये बात करते अभिव्यक्ति की आजादी की, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है आप शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहन कर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं, नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही है कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। तो आप देखते हैं कि कैसे इस बस में आज हम सब
इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती। हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, अरेस्ट ऑर्डर दे दीजिए। हमने कहा प्रोडक्शन वारंट ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिखकर दीजिए। असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने जबरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं। इससे ज्यादा गैर कानूनी की बात, देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद अगर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा मामले पर कहा कि मुल्क में बोलने की आज़ादी है ही नहीं, बल्कि बोलने के बाद की आज़ादी भी खतरे में है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कांग्रेस कन्वेंशन को नाकाम बनाने की बेकार कोशिश कर रही है। यात्रा के दौरान किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर, राहुल गांधी जी पर, कांग्रेस पार्टी पर किस तरीके का हमला हुआ, कैसे कैसे टिप्पणियां आई, जो आलोचना हुई बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और कई मंत्रियों से, यह बिल्कुल साफ हो गया था कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा 30 तारीख जनवरी को समाप्त हुआ श्रीनगर में, पर परेशानी नहीं गई, घबराहट नहीं गई। और आप जानते हैं कि 20 तारीख फरवरी को छत्तीसगढ़ में हमारे बड़े बड़े नेता कार्यकर्ताओं पर ईडी के छापे हुए और एक प्रयास किया गया कि हमारी जो प्लीनरी है, महाधिवेशन है, 85वां महाधिवेशन है, उसको थोड़ा डिले करने का प्रयास किया गया। और इसी श्रृंखला में आज सुबह आपने देखा मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नया मिसाल हमारे मीडिया डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष पवन खेड़ा को 3 एफआईआर दर्ज किए गए, एक लखनऊ में, एक वाराणसी में और एक हालफोंग में, जो बिल्कुल असम के किनारे में है। आजकल अगर किसी विपक्ष नेता को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ती है बीजेपी को, तो असम के मुख्यमंत्री बड़े सक्रिय हो जाते हैं और असम के कुछ बहुत दूर से पुलिस के थाने में एफआईआर दर्ज होता है। जिग्नेश मेवानी पर एक ऐसा ही एफआईआर दर्ज हुआ और आज पवन खेड़ा जी पर भी यह एफआईआर दर्ज हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी जमहूरियत के खिलाफ उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के इजलास से 24 घंटे पहले सीएम के करीबी साथियों और कांग्रेस कायदीन पर ईडी और सीबीआई ने छापे मारे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत अपोजिशन जमातों का गला घोट रही है, ये सिर्फ इमरजेंसी है। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? यही चल रहा है ना, और भी राज्य में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाअधिवेशन होने जा रहा है। इसके
के 24 घंटे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री जी के आसपास जो खास लोग हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड होती है, वहाँ की कांग्रेस के नेताओं के ऊपर रेड होती है, आज पवन खेरा जी के ऊपर कानून का शिकंजा आ गया। यही तो इमरजेंसी है। विरोधियों की आवाज दबाने के लिए कार्रवाई हो रही थी, आपके खिलाफ मामला दर्ज। नई बात क्या है, आवाज नहीं दलाई दबा रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, यही चल रहा है ना। और दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि हज 2023 में आज़मीन हज को रोजमर्रा के खर्चात के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला का इंतजाम खुद ही करना होगा। इस सिलसिले में जारी एक प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जावेद आलम खान ने हज 2023 पर जाने वाले आज़मीन हज को इतला दी है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से मौसूल मकतूब के मुताबिक इस साल तमाम आज़मीन हज को गैर मुल्की ज़र मुबादला का इंतजाम खुद करना होगा। काबिल जिक्र के पहले आज़मीन हज को खर्च करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज का इंतजाम हज कमेटी ऑफ इंडिया करती थी। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक साबिका सालों में हज कमेटी ऑफ इंडिया सऊदी अरबिया में क़याम के दौरान रोजमर्रा के खर्चात के लिए हर एक आज़िम को ज़र मुबादला फराहम करती थी। अब हज 2023 के लिए इसका इंतजाम हर आज़िम को खुद करना होगा, जो कि 1500 सऊदी रियाल से कम ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी कस्टम्स महकमा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए गैर मुल्की सफर के लिए मुकर्ररा रकम से ज्यादा ना हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कारोबारी अफराद से मुतालबा किया कि वो गाय के गोबर, फसल के दिंडों और शहरी ठोस बिजली से बायो ईंधन बनाने के बड़े इम्कानात बनाएं। उन्होंने कहा कि इस शोबे में नौजवानों, स्टार्टअप यूनिट समेत छोटी बड़ी सभी किस्म की यूनिटों के लिए मौके हैं। इस साल की वेबिनार सीरीज की पहली कड़ी के तौर पर बजट 2023-24 का इफ्तिताह करते हुए मोदी ने कहा कि इम्कान है कि हिंदुस्तान को गाय के गोबर से 10 अरब मुकब मीटर बायोगैस और ज़रई फुजला 150 बिलियन मुकब मीटर गैस पैदा करेगा। इससे हमारे मुल्क में शहर की गैस की तकसीम में 8% तक मदद मिल सकती है। फ्रेंड्स, भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। ये बजट भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के रूप में स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए मैं आज एनर्जी वर्ल्ड से जुड़े हर स्टेक होल्डर को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। विश्व आज अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहा है। ऐसे में इस बजट के माध्यम से भारत ने हर ग्रीन इन्वेस्टर को अपने यहां निवेश का बेहतरीन अवसर दिया है। ये इस सेक्टर में आ रहे स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है। साथियों, 2014 के बाद से ही भारत मेजर इकोनॉमीज में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में सबसे तेज रहा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भारत जो लक्ष्य तय करता है उसे समय से पहले पूरा करके दिखाता है। हमारी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में 40% नॉन फोसिल फ्यूल के योगदान के लक्ष्य को भारत ने 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया। पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 5 महीना पहले ही हासिल कर लिया। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 2030 से कम करके
25-26 तक पूरा करने का निर्धारित किया। वर्ष 2023 तक 500 गीगावाट नॉन। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कर्नाटका में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जनता दल डायनेस्टिक पार्टियां हैं, ये लोग कर्नाटका के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी की बीजेपी है और दूसरी तरफ राहुल बाबा की टुकड़े टुकड़े गैंग है। मित्रों, 2014 और 19 में आपने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 18 के चुनाव में येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, मगर कुछ सीटें हमें कम दे दी। और उसके बाद ये जेडीएस और कांग्रेस का सत्ता का खेल चालू हुआ, भ्रष्टाचार का केस चालू हुआ। ये कांग्रेस और जेडीएस दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। मित्रों, लोकतंत्र में परिवारवादी पार्टियां कभी जनता का, गरीब का कल्याण नहीं कर सकती। मित्रों, 2014 और 19 में जुमेरात को मोहाली में पंजाब हुकूमत का पहला इन्वेस्टमेंट पंजाब समिट शुरू हुआ। इस 2 दिन की सरबराह इजलास का इफ्तिताह पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने किया। इस दौरान वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत पंजाब में सनत को मुस्बित माहौल फराहम करेगी। Door to door, our workers, our volunteers, they knock every door and ask for the votes. हमें वोट देना जी, ये हमारा चुनाव चिन्ह है। तो फॉर दिस इंडस्ट्री कैंपेन जहां पे आज हम बैठे हैं, इस समिट के लिए मैंने कैंपेन के लिए डोर टू डोर वाला तरीका चुना। आई विल गो टू यू। मैं हैदराबाद गया, मैं मुंबई गया, 1-to-1 मीटिंग हुई, घंटा भी लगा एक मीटिंग में, 2 घंटे भी लगे। बातें इंडस्ट्री के बिना भी हुई, सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं हुई। जैसा कि मुझे पहली बार पता चला कि गोदरेज जो है उसके नानके तो पटियाला में है। गोदरेज तो हमारा ही है। फिर गोदरेज का पानी पी के तो बड़े हुए हैं फ्रिज का। तो भारतीय वो तो पहले ही हमारा, एयरटेल तो पहले ही हमारा है। बाकी कारगिल की बात कर रहे थे सर, KAR वाला कारगिल भी हमारे पास ही है और C वाला कारगिल भी हमारे पास ही है। आजकल शहर हैदराबाद में आवारा कुत्तों की दहशत फैली हुई है। एक के बाद दिगरे 2-3 वाकयात ने एक बार फिर इस संगीन मसले को उजागर कर दिया है। कुत्तों की तादाद और शहरियों पर उनके हमले एक संगीन मसला बने हुए हैं। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस हफ्ते पेश आए वाकये ने सबको झिंझोड़ कर रख दिया। एक 4 साला मासूम बच्चा आवारा कुत्तों के हमले में जान बहक हो गया। इस मासूम की कोई गलती नहीं थी। महकमे बल्दिया की जानिब से मुनासिब इक़दामात का ना होना और बहैसियत सोसाइटी हम सभी कहीं ना कहीं इस वाक़े के लिए जिम्मेदार हैं। याद रहे, रियासत भर में सरकार को सबसे ज्यादा आमदनी हैदराबाद से होती है। फिर इसमें भी GHMC ऐसा महकमा है जो कि तमाम डिपार्टमेंट्स में सबसे अच्छी आमदनी हासिल करता है। इसके अलावा रियासत के मारूफ सियासी कायदीन इस महकमे के वजीर हैं, यानी KT रामाराव। लेकिन तमाम हैसियतों से मारूफ होने के बावजूद डिपार्टमेंट ने एक मासूम की जान को आवारा कुत्तों के हवाले कर दिया। इस वाक़े ने जबरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल देखा है। तमाम सियासी पार्टियों ने इस वाक़े के लिए हुकूमत को राज तौर पर जिम्मेदार करार दिया, जो कि बड़ी हद तक सच भी है। लेकिन अफसोस कि हुकूमत ने इस पर सर्द मोहरी से जवाब दिया। हैरत की बात यह है कि अब तक इस वाक़े के बाद कोई भी पेशरफ्त हुकूमत की जानिब से नहीं की गई। सवाल यह है कि क्या एक गरीब और कमजोर शख्स शहर में इतना मजबूर है कि उसके बच्चों की जान आवारा कुत्तों से महफूज नहीं। याद रहे कि हैदराबाद तो दुनिया भर में महफूज तरीन, बेहतरीन और न जाने कौन कौन से एजाज हासिल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने यहाँ पर गलियों में, सड़कों पर आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए खतरे को कम करने के कोई इक़दाम नहीं किए।
क्या इंसानी जानों की कोई अहमियत तेलंगाना हुकूमत के पास नहीं है? बल्दिया के पास जबरदस्त आमदनी है, हजारों मुलाजिमीन हैं, तमाम दराए हासिल है, लेकिन आवारा कुत्तों की आबादी और फैलाव पर काबू पाने में हुकूमत नाकाम ही है। पहले अंबरपेट का वाकया पेश आया और एक दिन बाद राजेंद्र नगर में भी 5 इसी तरह के वाकयात मंजर आम पर आए। ये खतरनाक बात है। इस तरह अब अगर शहरी घर से निकलता है और ट्रैफिक में बाहिफाजत अगर अपने दफ्तर पहुंच जाता है और कोई हादसा पेश नहीं आता तो ये काफी नहीं है। अब उसे इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वो कुत्तों के किसी हमले से बचता है या नहीं। हुकूमत को फौरी ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि वो शहर से आवारा कुत्तों की तादाद को कम करे, चाहे इसके लिए हुकूमत को हैवानात दोस्त तंजीमों के गुस्से का सामना करना पड़े, क्योंकि इंसानी जिंदगी अहम है। दूसरी जानिब आवारा कुत्तों की हरकतों के लिए कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार होता है। बिला जरूरत और किसी वजह के बगैर आवारा कुत्तों को परेशान करना या फिर उन जानवरों को अजियत देना कहीं ना कहीं उन जानवरों को इंसान के खिलाफ या किसी कमजोर बच्चे के खिलाफ हमले पर उकसाता है। जानवरों के साथ हमदर्दी और इंसानी सलूक भी जरूरी है, वरना तमाम इक़दाम के बावजूद भी आवारा कुत्तों के हमलों को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। ज्यादा बेहतर होगा कि एनजीओ समाजी तंजीमों के जरिए स्कूली सतह पर जानवरों से सलूक के लिए तरबियती प्रोग्राम किए जाएं, क्योंकि समाज में अक्सर बड़ी बड़ी बातों के दरमियान ऐसी छोटी छोटी बातों पर तवज्जो नहीं दी जाती। समाज अगर जानवर दोस्त होगा तभी जानवर भी समाज दोस्त होंगे। हैदराबाद या किसी भी और दरमियाने दर्जे के शहरों में अक्सर ये देखा गया है कि आवारा कुत्ते पर हर किसी के पत्थर या लकड़ी की जद पर वो होते हैं। इस तरह ये मसला दो तरफा है। बल्दिया को भी चाहिए कि अपना काम करे और समाज को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे। अब एक खबर क्रिकेट से। भारतीय टीम को वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से करारी हार झेलनी पड़ी। इस हार के साथ ही इंडिया का पहली बार चैंपियन बनने का सपना अधूरा रह गया। इंडियन टीम को 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 5 रनों से हरा दिया। केप टाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए। उसकी जानिब से बेथ मुनी ने सबसे ज्यादा 54 रन की पारी खेली। कप्तान मैग लेनिंग ने नॉट आउट 49 रन बनाए। इंडिया की जानिब से शिखा पांड्या ने 2 विकेट लिए। दीप्ति शर्मा और राधा यादव को एक एक विकेट मिला। जवाब में हिंदुस्तानी टीम 20 ओवर में 167 रन ही बना पाई। पंजाब में जुमेरात के रोज खालिस्तान के हामी तंजीम वारिस पंजाब दे से जुड़े हजारों लोगों ने अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला कर दिया। उनके हाथों में बंदूकें और तलवारें थी। ये लोग तंजीम के सरबराह अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी की मुखालिफत कर थे। इनके हमले के बाद दबाव में आई पंजाब पुलिस ने मुलजिम को रिहा करने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने इस भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे, लेकिन ये उन्हें तोड़कर अंदर घुस गए। इस पूरे बवाल के बीच 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पटना में पुलिस ने BDSC कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज किया। इन कैंडिडेट्स का रिजल्ट 4 साल से पेंडिंग है। इसे जारी करने की मांग को लेकर जुमेरात की सुबह से कैंडिडेट सड़कों पर उतरे थे। 12:30 बजे ये उम्मीदवार बीजेपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोका। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी को वहां से हटाया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। वीडियो बना एक मिनट। वीडियो बना
अरुणाचल प्रदेश में पुलिस ने जुमेरात के रोज नागा बागियों के बड़े कैंप पर छापा मारा। ये कैंप इंडिया म्यांमार बॉर्डर के किनारे चांगलांग जिले में ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट नाम के एक ग्रुप का था। पुलिस को वहां से बड़ी मिकदार में हथियार बरामद हुए। इस बड़े ऑपरेशन को पुलिस ने अकेले अंजाम दिया। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि फोटो और वीडियो लेने के बाद कैंप को जलाकर तबाह कर दिया गया। अरुणाचल पुलिस को इस कैंप के बारे में कहीं से जानकारी मिली थी। इसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स और चांगलांग पुलिस ने जुमेरात की सुबह इस कैंप पर धावा बोल दिया। रियासत हरियाणा के गुरुग्राम से एक बहुत ही अजीब मामला सामने आया। वहां मारुति विहार इलाके में रहने वाली एक खातून ने कोरोना के खौफ से अपने बेटे के साथ गुज़िश्ता 3 साल से खुद को घर में बंद कर रखा था। उसने खुद को अपने रिश्तेदारों और शोहर से भी दूर कर लिया था। पड़ोसियों को भी महसूस हुआ कि घर खाली है। कभी किचन में हल्की हल्की रोशनी जलती नजर आती या बहुत मध्यम आवाज सुनाई देती। खातून ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे खौफ था कि कोविड इन्फेक्शन उसे और उसके बच्चे को मुतासिर कर सकता है। मंगल को महकमे सेहत, महकमे चाइल्ड वेलफेयर के एहलकार और पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए और मां बेटे को बाहर निकाला। पैन इंडिया फिल्म मार्क एंटनी के सेट पर एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल एक सीन की शूटिंग के दौरान बेकाबू ट्रक सेट के अंदर तक घुस आया, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। फिल्म की शूटिंग चेन्नई के एक फिल्म सिटी में चल रही थी। सीन के मुताबिक ट्रक को एक वक्त पर आकर रुक जाना चाहिए था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ट्रक रफ्तार में ही अंदर आता रहा। जब यह वाकया हुआ तो सेट पर करीब 100 लोगों से ज्यादा लोग मौजूद थे। खुद फिल्म के एक्टर विशाल कृष्णा रेड्डी भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने ट्वीट कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। विशाल ने ट्वीट कर लिखा कि बस कुछ सेकंड और कुछ इंच के फासले से मेरी जान बच गई। इस्राएली फौजियों ने चारशंबे के रोज मकबूजा मगरबी किनारे के फ्लैश पॉइंट शहर नाब्लस में छापा मार कार्रवाई के दौरान 2 मुसल्लह अफराद और 3 आम शहरियों समेत 9 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया और कम से कम 70 को जख्मी कर दिया। इस्राएली फौज ने इस बात की तस्दीक की है कि वो नाब्लस में ऑपरेशन कर रही है, लेकिन फौरी तौर पर मजीद तफसील फराहम नहीं की। फलस्तीनी तंजीम जिहाद इस्लामी का कहना है कि नाब्लस में इस्राएली फौज ने उसके 2 कमांडरों को एक घर में घेर लिया। इसके बाद जंग शुरू हो गई। उसके नतीजे में दीगर मुसल्लह अफराद भी शामिल हो गए। लड़ाई के वक्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी और मकामी फलस्तीनी नौजवानों ने सेहूनी फौजियों की बख्तरबंद गाड़ियों पर पत्थरों से हमला किया। फलस्तीनी तिब्बी हुकाम का कहना है कि हमले में जिहाद इस्लामी के दोनों कमांडर जाँ बहक हो गए। बाकी 7 अफराद में 3 आम शहरी शामिल हैं। उनमें एक 72 साल शख्स और एक 14 साल लड़का शामिल है। तिब्बी हुकाम का कहना है कि सेहूनी फौजियों की कार्रवाई में तकरीबन 70 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में चारशंबे को मेयर, डिप्टी मेयर के इंतखाब के बाद स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के इंतखाब के हवाले से काफी हंगामा हुआ। इस दौरान काउंसलरों के दरमियान हाथापाई और धक्का मुक्की का वाकया भी पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक काउंसलरों की जानिब से ऐवान के अंदर बोतलें फेंकी गई और कई काउंसलर ने जो चीज हाथ में आई वही फेंक दी। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाब के तकरीबन 2.5 माह बाद आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय ने मेयर के इंतखाब में बीजेपी की रेखा गुप्ता को शिकस्त दी थी। वहीं आम आदमी पार्टी के मोहम्मद इकबाल बीजेपी उम्मीदवार कमल बागड़ी को शिकस्त देकर डिप्टी मेयर मुंतखब हुए थे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।